अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पहले आज की अहम खबरों का जिक्र करते हैं और उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में तज्जिया हासिल करेंगे। जो मामलात हैं, एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है कराची, जिसमें उन्होंने MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचकर वहां पर अहम मुलाकातें की। उससे पहले जो होता है, जिस तरीके से मज़ार कायद पर गए, वज़ीर आला सिंध से भी उनकी मुलाकात हुई, उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। अब MQM से मुलाकात का उनकी अहमियत यह है कि ये बातें हो रही थी और इस हवाले से PTI भी बड़े दावे कर रही थी कि इत्तेहाद ज़्यादा वक्त चल नहीं सकेगा। और जो अमीनुल हक साहब का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले अमल दरामद करें उस 27 नकाती मुआहिदे के ऊपर जो इस इत्तेहाद में शामिल करने के लिए हमारे साथ किया गया है, फिर हम सोचेंगे शराकत दारी के हवाले से। जैसा कि अब आप जानते हैं कि काबीना की तश्कील की बात हो रही है, तो इस हवाले से बड़ी अहम थी कि इस मुलाकात में क्या होता है। अब ये मुलाकात हो चुकी है। थोड़ी देर पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आज कोई चीज़ तय नहीं होनी थी, रस्मी दौरा था, जो चीज़ें तय हुई हैं उससे मुतालिक तफसीली मुलाकात वज़ीर आला हाउस में हो चुकी है। तो हम प्रोग्राम में एक तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई आज जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी आकर कोई तारीख भी दे दी कि इस तारीख तक 1-2 महीने बाद आप देखेंगे ये इत्तेहाद इससे ज़्यादा ईद के बाद कुछ दिन तक चलेगा और उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो क्या ये इत्तेहाद वाकई शहबाज शरीफ साहब इसको चला सकते हैं जब तक अगले इंतखाबात नहीं होते, या अगर मामला आम इंतखाबात तक भी जाता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, एक बहस है इस वक्त छिड़ी हुई कि पार्लियामान में इस वक्त अपोजिशन नहीं है। PTI के जो अरकान हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। एयाज सादिक साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इन इस्तीफ़ों के बारे में वो ये कहते हैं कि उनकी कई PTI के अरकान से बातचीत हुई है, जो ये कहते हैं कि उनसे वो नहीं देना चाहते थे, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या PTI को इस वक्त इन हालात में ये सूट करता है कि वो पार्लियामान से बाहर रहे या पार्लियामान के अंदर भी एक किरदार अदा करे और सड़कों के ऊपर जिस तरह वो ऐलान करें। आज हमाद अजहर साहब ने भी कहा कि हर सैटरडे नाइट को अवाम बाहर निकले और अपनी यकजहती का इजहार करें। तो क्या हर हफ्ते की शाम एहतजाज भी हो लेकिन पार्लियामान के अंदर भी वो अपना किरदार अदा करें? क्या बेहतर होता PTI के लिए, और क्या अभी भी उनके पास इस हवाले से कोई मौका है? तीसरी तरफ हम बात करेंगे पंजाब में, जो पंजाब सबसे एक अहम तरीन सूबा है, वो वहाँ पर अभी वज़ीर आला कोई नहीं है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और उनकी तरफ से वाज़े तौर पर डिप्टी स्पीकर के हवाले से कहा गया है कि वो 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करवाएं। इस हवाले से आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात ले लिए थे। इस पे भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की जानिब से जो उनके इख्तियारात सल्ब किए गए थे उसको कल अदम करार दे दिया। तो यानी डिप्टी स्पीकर ही अब 16 तारीख को वोटिंग कराएंगे वज़ीर आला के लिए। तीसरी तरफ ये हम जिक्र करेंगे, एक जो हमने कल भी बात की थी, इसके ऊपर सोशल मीडिया भी बड़ी बहस है कि आजकल जो माहौल बन गया है इसके हवाले से कोई निजी महफिलें हों, कोई इफ्तार पार्टी हो, वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है सियासत के ऊपर और बड़े नारे लगाए जाते हैं। एक सियासी माहौल जो बनाया गया है, तो इसकी वजह से एक तफरीक और एक पोलराइज्ड किस्म की सोसाइटी बन के हम सामने आ रहे हैं। इसका हल किस तरीके से मुमकिन है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है और इसके लिए क्या करना होगा? और एक और बड़ा अहम मामला है वो ये जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आज, कि ये तो तय था मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, ये मामला तय थे, बड़े तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से वो नो कॉन्फिडेंस लेके आए। लेकिन काबीना के हवाले से कुछ नामों के ऊपर इत्तेफाक नज़र आता है कि नहीं था और अभी तक ऐलान नहीं। तो इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस हिसाब से तैयारी के साथ नहीं आए ये लोग हुकूमत में। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ कराऊंगी जो कि मायानाज और सहाफ़ी हैं, और फिर हम इस सारे मामला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनका मैंने आगाज़ में जिक्र किया। एक तो ये कि क्या ये इत्तेहाद चल पाएगा, दूसरा ये कि पार्लियामान के हिसाब से जो इस्तीफ़े देने का PTI ने जो फैसला किया और ये इकदाम क्या उनका ठीक था या वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दे सकते थे, और कुछ दीगर मौज़ूआत भी। इसके लिए हमने दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए शहजाद इकबाल साहब, आदिल अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं और अंबर शमसी साहिबा भी हमारे साथ हैं, और तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मायानाज, सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ शहजाद मैं आपसे कर लेती हूँ क्योंकि हम कराची और MQM की पहले बात करने जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे वहाँ पहुँचे, MQM की तरफ से एक बात वाज़ेह है और वो शुरू से कह रहे हैं कि हमें कोई वजारतों वगैरह का नहीं, जो हमने मुआहदा आपने हमारे साथ किया हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। अब कुछ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उन्होंने बात कर ली कि हमारे मामला तो तय हैं इनके साथ, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब एक फॉर्मली मुलाकात के लिए बतौर वज़ीर आज़म आए थे। लेकिन PTI का ये जो कॉन्फिडेंस है कि ये इत्तेहाद किसी सूरत नहीं चलेगा, आज तो शेख साहब ने कहा 4 दिन ईद के बस गुजर जाए उसके बाद आप देखिएगा टूट जाएगा, ये बात ठीक है MQM को जहन में रखते हुए? मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर तो MQM और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुआहदा नहीं होता, मतलब वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में शरीक ना होते तो शायद ये मुआहदा भी ना होता। वैसे तो बिलावल जरदारी हो या पीपल्स पार्टी हो, ये कहते हैं कि इस मुआहदे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में MQM सपोर्ट नहीं करती तो ये मुआहदा भी नहीं होता।
क्योंकि देखिए ये मामला आज का नहीं है, ये मामला एमक्यूएम ने उठाया हुआ है 2013 से। उस वक्त आया लोकल बॉडी इलेक्शन जब होने थे तो बिल आया, 2016 में इलेक्शंस हुए, उस वक्त वो कहते रहे कि ना इख्तियारात हैं ना वसाइल है। 2022 में जब तरमीम आई इसी एक्ट में, जो लोकल बॉडीज़ का एक्ट था, उस वक्त आपने देखा क्या हुआ, एमक्यूएम ने डिमांड्स रखी, उनकी डिमांड नहीं मानी गई। फिर सिंध असेंबली के बाहर जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर उन्होंने जब एहतजाज किया, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। तो ये जो डिमांड थी एमक्यूएम की नई नहीं है, पुरानी डिमांड्स है, लेकिन पीपल्स पार्टी ना वसाइल देना चाहती थी ना इख्तियारात देना चाहती थी। अब बीच में नून लीग आई है, वफाकी हुकूमत का इसमें एक स्टेक है, वो इसमें एक गारंटर के तौर पे जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो डिमांड्स हैं खासतौर पे जो सिंध के हवाले से और शहरी सिंध के हवाले से, यानी कि कराची के हवाले से इख्तियारात चाहते हैं या लोकल बॉडीज के हवाले से जो इख्तियारात चाहते हैं, मुझे लगता है कि अनकरीब आप देखेंगे कि एमक्यूएम मुतमईन नहीं होगी। क्योंकि देखिए एक नजरियाती मसला है ना, क्या पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत नजरियाती तौर पे ये समझती है कि हमें जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना है, और अगर वो करना है मजबूत तो उसके लिए क्या वो वसाइल देने के लिए तैयार है, अपने इख्तियारात गिव अप करने के लिए तैयार है? मुझे अभी तक तो ये नहीं नजर आया, नहीं नजर आ रहा। अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, थर्ड टियर गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो माजी रहा है पीपल्स पार्टी का, मुझे नहीं लगता कि ये उस तरीके से हो पाएगा जिस तरीके से एमक्यूएम चाहती है। तो ये, और अगर नहीं हुआ तो इख्तलाफात जरूर सामने आपको लगता है कि, और खासतौर पे इलेक्शन के करीब तो आप देखेंगे ना कि एमक्यूएम ने अगर लड़ना है, क्योंकि आपको पता है एमक्यूएम जो है वो लसानी बुनियाद पे पॉलिटिक्स करती रही, तो ये मसला तो आएगा। उनका जो वोटर है अभी भी ये कह रहा है कि जिस हुकूमत के खिलाफ आप तनकीद करते रहे इतने साल तक, अब आप उनके साथ मुआहदा करके बैठे, बेशक आप हुकूमत में ना बैठे लेकिन आप उनकी सफ़ों में तो आके बैठ गए। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के करीब भी आप देखेंगे कि इख्तलाफात बढ़ेंगे। ठीक, अंबर, अब आप क्योंकि अब कराची में भी होती हैं तो मैं ये भी आपकी तरफ भी ये लेके आऊंगी। एक तो ये जो हमने देखा कुछ दिन पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उससे अगले दिन एक कराची में भी बड़ा मुजाहरा हुआ, तो ओवरऑल कराची शहर की क्या फील आती है एमक्यूएम के हवाले से? उनके लिए क्या प्रेशर्स हैं इस वक्त, जो चीज़ें वो मनवाना चाह रहे हैं, और क्या शहबाज शरीफ साहब अपना जो किरदार है बीच में अदा करके, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मामलात का शहजाद ने भी जिक्र किया, तो क्या आप समझती हैं कि कोई एफर्ट्स कर सकते हैं, या फिर अब बस ये रस्मी सी बातें हैं जो वो गए वहाँ पे मुलाकात की बतौर वज़ीर आज़म? मेरे ख्याल में कि रस्मी सिर्फ नहीं होती, सियासत में ज़रूरी भी होती है, क्योंकि आपने जाहिर करना होता है कि इत्तेहाद कायम है, अगर एक दिन गुजर चुका है। और जाहिर है इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन है, तो वो अपोजिशन तो यही चाहेगी कि हुकूमती इत्तेहाद है वो टूट जाए। और उसमें ये भी मैं कहूँगी कि शेख रशीद पेशगोइयाँ तो जाहिर है उनका एक करते रहते हैं, ये कई सालों से ये भी कहते रहते हैं। खराब हो गया शेख साहब का, कुछ प्रेडिक्शंस उनका जब ये नून और शीन की जब से उन्होंने प्रेडिक्शन की थी और कई बार वसूख से कहा था, और आप देख रहे हैं कि नून और शीन जो है इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में, तो वो थोड़ा सा उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। देखिए जो शहजाद की बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो अलायंसेस होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, वो इसीलिए नाजुक होती हैं क्योंकि इलेक्शंस में वो कंपेरेटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम को जो मुश्किल जो पड़ेगी वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोट बैंक है उसने अपने आप को जाहिर किया था। और ये भी बात हो रही थी कि कई शायद एमक्यूएम के झंडे भी जलाए गए थे। तो इसमें एमक्यूएम का भी रिएक्शन, एमक्यूएम की जो स्पेस जो रिगेन करना चाह रही है इस मुआहदे के तहत और शायद लोकल बॉडीज़ के तहत, ये उसके लिए बहुत अहम होगा। और ज़ाहिर इंतखाबात कब होंगे? शहबाज शरीफ या जो अपोजिशन अलायंस है वो कुछ टाइम भी चाहती है लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहती, मुद्दत पूरी भी करवाना चाहती है पार्लिमानी जो टेन्योर है उसका, लेकिन साथ साथ उनको ये भी एहसास है कि जितना टाइम गुजरेगा और चीज़ें हल नहीं कर सकेंगे, इन्फ्लेशन होगी, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन मिसाल के तौर पर अगर एमक्यूएम की बात करें उसका वहाँ इनकाद नहीं हो सकेगा, वो दिखा नहीं सकेंगे अपने वोटर सपोर्टर कि हम किस वजह से हमने हुकूमत को गिराया था, तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी और साथ रहना मुश्किल होगी। सो दीज आर थिंग्स दैट वी विल हैव टू वॉच आउट फॉर। ज़रूरी नहीं कि शेख रशीद साहब सही हों, वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, 50-50 होता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी बात है कि जब एमक्यूएम ने मुआहदा किया उसके बाद हम देख रहे थे अपने कारकुनान से जब वो बात करते थे तो वादिल यही बात कही जा रही थी कि हमने बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ गए हैं। उन्होंने को बहुत खुलकर इमरान खान साहब की मुखालफत भी नहीं की, उस तरीके से पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद जिस तरह बाकी लोग अलग होकर अपने उनके मुनहरिफ लोग भी कर रहे थे। लेकिन इट्स सेल्फ आदिल आपको क्या नजर आता है, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि ये आपस में चल नहीं सकते, जब हम देख रहे हैं एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये सारे JUI मौलाना बड़े मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले और नजरियात रखने वाले
जमाते हैं, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ले आई, उसको कामयाब भी करवा लिया उन्होंने। और दूसरा MQM का मिजाज आपको कैसा नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब ये सारी मूव स्टार्ट हुई थी ना, तो आप अगर इसका बगौर जायजा लें और इसको जरा थॉरली इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलेगा कि सारी मूव का जो स्टार्ट था वो MQM ने लिया था। सबसे पहले MQM के कुछ लोग इस्लामाबाद आए, उन्होंने आकर मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातें की, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मीडिया इंटरेक्शन किया, और उसके बाद हमने देखा कि तवातुर के साथ बयानात जो इत्तेहादी थे उनके आना शुरू हुए आज से कुछ माह पहले। MQM का ये वेल थॉट आउट प्रोसेस है, और MQM का देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग MQM से बेहतर तो कोई नहीं जानता इस वक्त इकोनॉमी की क्या हालत है, मईशत की, क्योंकि वो तो पावर में थे, वो तो सिस्टम का हिस्सा थे। वो हरगिज भी अपने लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पैकेज लेने के लिए नहीं गए, वो नेक्स्ट इलेक्शन की प्रिपरेशन करने के लिए गए। उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए गेयर अप होना है। उनको जो अश्योरेंस मिली है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मिली हो, नून लीग की तरफ से मिली हो, कहीं और से मिली हो, वो ये मिली है कि अब आप खुलकर अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब आप जो है वो हर ग्राउंड में हर तरफ शॉट खेल सकते हैं। MQM प्रिपेयर कर रही है अपने आप को नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए, और जो PTI ने सीट्स ली थी कराची में, वो MQM की अर्बन एरियाज के अंदर से जो जहां स्ट्रेंथ है MQM की वहां से ली थी। तो वो चाहते हैं कि हम अपना इलेक्शन नेक्स्ट सिक्योर करें। एक आज से PTI के खिलाफ गेयर अप होंगे तो हम ये मसला हल कर सकते हैं। दूसरा, इत्तेहाद तोड़ना और जोड़ना, मेरा ख्याल है ये इत्तेहाद जरा मजबूत समद बॉन्ड से इस दफा जुड़ा है, ये ग्लू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। टाइम जाहिर है, मैं नहीं कहता कि टूटेगा नहीं, लेकिन ये अपने टाइम से टूटेगा। और जहां तक इस बात का सवाल है कि ये जो है वो एक दूसरे के साथ क्यों मिले, आप अगर इमरान खान साहब की पावर से पहले की भी स्टेटमेंट और पावर के बाद की भी स्टेटमेंट्स देखें तो आपको अंदाजा होगा। वो कहते थे मैं बाहर निकल गया तो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। इस वक्त जो इमरान खान साहब ने सड़कों पर लोगों को निकाला है, जो अपनी स्ट्रेंथ शो की है, डू यू रियली थिंक कि ये इत्तेहाद टूटने ये फौरन टूट सकता है नियर फ्यूचर में? आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अब जो वो ग्रुप निकला है वो सिर्फ और सिर्फ PMLN के खिलाफ नहीं निकला। PTI का जो वोटर निकला है वो निकला है इन तमाम जमातों के खिलाफ, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ। तो अब कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो जो है वो ऐसा अलायंस तोड़ के फिर तनहा रह जाए कि वो PTI का प्रेशर भी ले और ऑपोजिशन का प्रेशर भी ले और दोनों में जो है वो ना चल सके। मुझे लगता है कि ये इत्तेहाद चलेगा, और MQM जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आके इनके साथ थी, अपनी रजा से इनके साथ नहीं थी, क्योंकि उनकी सीटें भी गई थी और उनको जो है वो अगला इलेक्शन भी देखना था, और उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम वो बेनिफिट्स ले सकें। अच्छा, ये फिर आप ये कह रहे हैं आदिल, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आप कह रहे हैं चाहे ना चाहे उनको साथ रहना पड़ेगा, वरना उनको बाहर खतरनाक वाले खान साहब का मुकाबला करना होगा। तो शहजाद, अब एक ये बात उन्होंने कही जो बाहर निकलने की आवाम की बात हो रही है। एक रात पहले हमें खबर मिल रही थी कि जब सारे बैठे इस्तीफों के मामले के ऊपर पार्लियामेंट से, तो उस वक्त ये इतफाक नहीं हो पा रहा था। फिर जब रात को देखा इतने लोग आ गए तो ये खबर मिल रही है कि उसके बाद फौरी तौर पर सबने फैसला कर लिया कि तो बड़ी पब्लिक सपोर्ट हमारे साथ है। इस पब्लिक सपोर्ट के ऊपर जो एक सेंटिमेंट था, इमरान खान साहब को बहुत लोग पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले, उनका बाहर निकलना, उसकी बुनियाद के ऊपर पार्लियामान से इस्तीफे दे देना क्या दुरुस्त फैसला था? देखिए, अभी भी तमाम लोग तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं। तमाम जो MNA हजरात हैं PTI के, वो इस बात पर ऑन बोर्ड नहीं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए। ऑब्वियसली अगर असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है तो वो 1.5 साल मजीद पार्लियामेंट में रह सकते हैं। और एक नुक्ता नज़र ये भी है जो मेरे ख्याल से दुरुस्त नुक्ता नज़र है कि इस वक्त जो आगे लड़ाई है ना, वो बहुत हद तक पार्लियामेंट में होनी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स आने हैं, तो उस पर तहरीक इंसाफ की एक पोजीशन रही है EVM पर, ओवरसीज वोटर्स पर। तो तहरीक इंसाफ अगर समझती है कि इस वक्त जो हुकूमत है, जो एक कोalition गवर्नमेंट है, वो उसको ख़त्म करना चाहती है, तो उनको चाहिए कि सड़कों के साथ साथ वो उसका मुकाबला पार्लियामेंट में करें। नैब को ख़त्म करना है या नैब में तरमीम करनी है उसके कानून में, इस पर भी जो हुकूमत है वो बाकायदा कह चुकी है कि हम ये इरादा रखते हैं। तो वो भी जब बहस आएगी तो पार्लियामेंट में होगी। तो जरूरी है कि तहरीक इंसाफ अगर उन चीज़ों पर स्टैंड लेना चाहती है, पार्लियामेंट में मौजूद रहे और उस पर डिबेट का हिस्सा बने। जब वोटिंग का वक्त आए तो उसके खिलाफ वोटिंग करें, अगर आप समझते हैं कि जिस किस्म की तरमीम वो लाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स में हो या फिर वो नैब के कानून में हो, तो आप उसका डट के मुकाबला करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे नहीं निकल सकते, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सिंबॉलिकली वो जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं, ये मतलब माजरत से मुबैना तौर पे ये बैरूनी ताकतों के जरिए इस ऐवान में प्राइम मिनिस्टर बन के खड़े हैं, तो हम वहाँ बैठना ही नहीं चाहते। जिस तरह वो अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान खान साहब उनसे बात नहीं करना चाहते। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ सोच रही है ना, वो ये सोच रहे हैं, जो आप बात कर रही हैं उनका नुक्ता नजर ये है कि हम अगर बैठेंगे तो हम फिर इस हुकूमत को लेजिटिमेसी देंगे जो हम नहीं देना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि हुकूमत लाई गई है, हमारी हुकूमत को हटाया गया है और उनकी हुकूमत को लाया गया है। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है,
लेकिन अगर आप कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो आगे जो मामलात आने हैं उसमें मेरे ख्याल से कानून साजी के जो मामलात आने हैं उसमें पार्लियामेंट में रहना जरूरी है। बट सियासी लिहाज से वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने इस हुकूमत को लेजिटिमेसी दे दी तो उससे हमारा जो बयानिया है वो कमजोर पड़ेगा। आदिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? जी, ये बहुत ही फ्लॉड आर्गुमेंट है जी, क्यों जो पीटीआई दे रही है उसकी रीजन बेसिकली ये है कि कमाल लॉजिक है कि अगर आप गवर्नमेंट में हो और चोर और ठग ऑपोजिशन में आपके साथ बैठे हैं तो लेजिस्लेशन भी हो सकती है, आप उनके साथ चल भी सकते हैं। अगर आप पावर में नहीं तो फिर आप जो है ऑपोजिशन के तौर पे चोरों, जिनको आप चोर और ठग कहते हैं कि वो चोर हैं, वो ठग हैं, वो करप्ट हैं, तो हम उनके साथ उनकी गवर्नमेंट को हम लेजिटिमेसी नहीं दे सकते। यानी वो ऑपोजिशन आपकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दे, अंदर बैठ के आपके साथ लेजिस्लेशन का पार्ट बने, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो ऑपोजिशन में वो पावर में आ जाए और आप ऑपोजिशन में चले जाएं तो हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। ये मैं तो ये लॉजिक अभी तक नहीं समझ सका। आप में से अगर कोई मुझे ये लॉजिक समझा सके। फिर इसी तरीके से आपकी वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ रही है, खान साहब की ना रही हो, शहबाज शरीफ साहब की ना रही हो, लेकिन एमएनएस की तो रही है, मिनिस्टर्स की तो रही है। अभी आखिरी दिन जब गद्दारे वतन जिनको करार दिया, उनके साथ फवाद चौधरी साहब, साद रफीक साहब के साथ बैठे, चेयर के चेयर लगाए, कुछ मुशावरत कर रहे थे। तो ये तो लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। और देखें, मसला ये नहीं है, मसला इससे बहुत बड़ा है। जिस तरफ खान साहब चीजों को ले गए, वहां से रिवर्स लगाना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर वहां से रिवर्स नहीं लगा, चीजें फर्दर एस्केलेट हुई, तो आप ये देखिएगा कि पॉलिटिकली डैमेज होगा पीटीआई को। देखें, आपको याद है 2011 का जलसा, मैंने पाकिस्तान में अपना, जब से जर्नलिज्म करा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years आई एम डूइंग जर्नलिज्म, बट आई हैवंट सीन जलसा लाइक दैट एवर इन माय लाइफ। मगर क्या वो ट्रांसफॉर्म हुआ? क्या वो ट्रांसलेट हुआ इलेक्शन में? नो। 2013 का इलेक्शन आप हार गए। फिर 2018 से पहले भी आपने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन जो सीट्स आपने ली वो एक आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं आई। तो इलेक्शन में जाना, इलेक्शन जीतना और चीज है, जलसे करना, जलसों में मोमेंटम बनाना और चीज है। और जो इस वक्त रिफ्ट वाइड या पोलराइज सोसाइटी हुई हुई है, इसको काउंटर करना और चीज है। मुझे नहीं अंदाजा, और ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या लॉजिक है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑपोजिशन में। और आज तक कोई भी पार्टी जिसने इलेक्शंस का बायकॉट किया हो या पार्लियामान का बायकॉट किया हो, उसने बाद में जाके रिग्रेट ही किया है कि हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप स्पेस देते हैं उससे नुकसान होता है। खासतौर पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असेंबली में दोबारा कौमी असेंबली की नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शंस करवा दिए, तो जाहिर सी बात है पीटीआई तो दोबारा उसका हिस्सा बनेगी नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि आप आज इस्तीफा दें, 2 महीने बाद आप इंतखाबात लड़ रहे हो। तो जो हल्का है वो भी आपके मेंबरान लूज करेंगे, जो आपकी पार्टी के, और कोई भी एमएनए जो है उसके लिए हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मकसद ये है इसका कि हम प्रेशर डालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पे कि जनरल इंतखाबात की तरफ जाया जाए, तो फिर वो प्रेशर खाली कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा देने में नहीं होगा, सिंध असेंबली से भी दें, पंजाब से भी दें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करें। फिर जब 350-400 सीट पे इलेक्शन करने की बात होगी तो फिर शायद मामला जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। सिर्फ कौमी असेंबली से तो फिलहाल जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। अब ये क्योंकि आदिल कह रहे थे कि इसकी लॉजिक क्या है, तो फिर अब एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो किसी और किस्म का निजाम आगे जा रहे हो, जिस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स में। अंबर, आपकी तरफ आऊंगी। एक तो बतौर पीटीआई ऑपोजिशन, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो बड़ा एक टफ टाइम उन्होंने इन जमातों को दिया है। ये डिबेटेबल है कि किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने टफ टाइम दिया वो कैसा था। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पीटीआई अंडर एस्टिमेट कर रही है पार्लियामान को? उन्होंने पहले जो इकदाम किया, जिसको गैर आईनी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने करार दिया, अब भी वो ये समझ रहे हैं कि हमें पार्लियामान के अंदर होने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझ रही हैं आप इस फैसले को, कैसे देख रही हैं? देखिए, जो शहजाद और आदिल बात कर रहे हैं, मैं भी जाहिर इत्तेफाक कैसे नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि, और मैं एक और इसका आर्ग्यूमेंट देती हूँ कि आपको जिन हजारों लोगों ने वोट दिए थे इस पार्लियामान में बैठने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, वो आपने उनका हक उनसे छीन लिया है। आप जो तनख्वाह तो चले छोड़ दें, वो तो जाती है, आपको शायद वो लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ बुनियादी मसला ये है कि अगर आपको लोगों ने वोट दिया है कि आपने पार्लियामान में बैठना है, जो अहम चीज़ों पे फैसला साजी अपोजिशन माजरत जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद करना चाहती है, आपने उसमें हिस्सा डालना चाहिए। यू शुड रिप्रेजेंट योर पीपल। दूसरा ये कि मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट तो वाकई समझ में नहीं आता ना, कि अगर आपने इसको इलिजिटिमेट हुकूमत मानते हैं, आप कहते हैं कि मुबैना तौर पर खारजा एक बैरूनी साजिश के तहत आई हुई है, तो फिर आप ऐसा करें कि खैबर पख्तूनख्वा को भी ख़त्म कर दें, पंजाब को भी ख़त्म कर दें, सिंध को भी ख़त्म कर दें। ये किस किस्म की मंतक है कि आपने सिर्फ वफाक में खत्म करना है? अंबर, मैं ये पंजाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। जी जी जी, मुकम्मल कर लें। नहीं जी, मुकम्मल कर लें। सवाल पूछ लें। पंजाब में तो जाहिर है आप अपने लोग, अच्छा, मैं फिर उस सवाल के साथ जी 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 जी
अच्छा अमर, मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं साथ ही एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आके आप ही की तरफ आऊंगी जो सवाल मैं छोड़ के जा रही हूँ उसके बारे में, कि पार्लियामान के हवाले से जिस किस्म का एक बयानिया न सिर्फ हमारे जो निज़ाम है उसके बारे में, इदारों के बारे में भी बनाया गया, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर कल रिबटल भी सामने, लेकिन क्या आप समझती हैं कि PTI अवाम की हद तक भी एक ऐसा नैरेटिव भी बिल्ड करना चाह रही है कि हमें इस पूरे निज़ाम के ऊपर ही कोई एतमाद नहीं है, या ना चाहते हुए भी बिल्ड कर पाए जाएंगे इन जो फैसले वो कर रहे हैं उससे? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके अंबर पहले आपसे इसके ऊपर मैं करूंगी, और फिर जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं हुकूमती इत्तेहाद के बारे में भी, कि क्या काबीना के हवाले से कोई फैसले क्यों नहीं डिसाइडेड थे पहले से, इसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम तज्ज़िया हासिल कर रहे हैं जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में, और एक नई हुकूमत है इस वक्त, इसके एक नए किस्म के चैलेंजेस हैं, ये एक अवाम भी जानना चाहते हैं कि उनको क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए। अंबर, ब्रेक से पहले जो बात आप मुकम्मल कर रही थी वो भी कीजिए, और साथ फिर ये जो हम बात कर रहे थे, मैं इस टॉपिक की तरफ भी ले आती हूँ कि ये जो एक माहौल हम देख रहे हैं ओवरऑल, जिस तरह कल एक इस्लामाबाद में एक निजी होटल के अंदर कुछ सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी के और एक मुनहरिफ रुकन वो इफ्तार कर रहे थे, उस दौरान एक शख्स ने आके उनके ऊपर नारे लगाए। अब ये वो बातें हैं, एक तरफ इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर जो मुनहरिफ हुए हुए लोग हैं, इत्तेहादी अलग हो गए, उनके हवाले से उनकी जमात भी एक बड़ा सख्त किस्म की बातें की जा रही हैं, वो आवाम की हद तक महसूस की जा रही हैं। अब हमें नज़र आ रहा है हमारे आम रवैयों के अंदर भी, और एक खानदान में भी आप बैठे हो तो एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो पा रही होती है। तो ये ओवरऑल आप क्या समझती हैं, इसकी क्या जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक ही जमात के ऊपर आती है, क्या करना होगा इसे डील करने के लिए, इस पर भी बात कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वही बात कर रही हूँ, और जो बाकी दो पैनलिस्ट हैं वो कर रहे हैं कि आप पार्लियामान में रहकर और एहतजाज भी साथ साथ कर सकते हैं, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि एहतजाज आपका जितना बड़ा हो, तहरीक चलाएं वो कामयाब हो। आदिल ने 2011 के जलसे की बात की, वो बहुत बड़ा था, लेकिन साथ साथ आप 126 दिन का धरना भी देख लें, उस पर भी बहुत कोशिश की, मेहनत की, लेकिन जो आउटकम था, जो इमीडिएट आउटकम था कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिर जाए, वो तो नहीं अचीव हुई। अब PDM जो है जब बनी थी और तहरीक चली थी और एहतजाजी रैलियाँ भी कर रहे थे और प्रेशर डाल रहे थे, हुकूमत को नहीं गिरा सके, आखिर में पार्लियामान में ही जाना पड़ा, और जिस तरीके से जाना पड़ा वो भी जाहिर है हमें मालूम है। आपने जो बात की, मैं ये कहूँगी कि इस वक्त मुझे तो डर लग रहा है कि ईद आ रही है, ईद पे कोई लड़ाइयाँ ना हो जाए घरों के अंदर, क्योंकि इस वक्त माहौल इतना पारा चढ़ा हुआ है, इतना पारा चढ़ा हुआ है, इतना गुस्सा है कि साथ बैठकर खाना जो है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। इसका ये मसला ये है कि मैं कहूँगी कि ये ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें, उनकी जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब ने एक हक और बातिल की जंग को उसको फ्रेम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इसको बैरूनी साजिश और उनकी ज़ात के खिलाफ साजिश करार दिया हुआ है, जिस तरह से पहले अगर करप्शन की बात करते थे, अब ये मामला कहीं और चला गया, किसी और सतह पे चला गया है, और ये उनके वोटर सपोर्टर जाहिर है बहुत गुस्से में भी है, गम में भी हैं, वो तो यही समझते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि जो भी मुनर्रिफ अरकान हैं या जो इत्तेहादी थे और उन्होंने इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का साथ दिया, वो डिसलॉयल है। और एक तरह से इमरान खान साहब ने ये कहा कि रियासत से बालतर इमरान खान है, जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसेस है, जो पार्लियामान है, जो आइन है, उससे बालतर इमरान खान है। और ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत जो अच्छी बात सबको लगती है, और मैं इसे मानती हूँ, यकीन रखती हूँ कि आपने जो अर्बन मिडिल क्लास डीपोलिटिसाइज्ड और यंग लोगों को सियासी तौर पर मुतहर्रिक किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने उनको पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में नहीं समझाया, या ये जो सियासी जो मुतहर्रिक किया, ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात की तरफ से, क्योंकि ये मैं बता दूं, इमरान खान साहब नहीं होते तब इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान है, ये वो वाली जो लॉयल्टी है, ये जो जुनून है, ये सिर्फ उनकी ज़ात से उसका ताल्लुक है, ये जमात के साथ नहीं है। और ये तमाम सियासी जमातों के साथ मसला है, लेकिन वहाँ क्योंकि उन्होंने कई दिहाइयों से पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया है, धक्के खाए हैं, निकाले गए हैं कू के जरिए, वापस आए हैं, गलतियाँ की हैं, तो एक डेप्थ भी है पार्टीज में। यहाँ नजर आता है कि इट इज ओनली इमरान खान। सही।
ये और हमारे यहाँ एक और इस बात का भी जिक्र करना ज़रूरी है कि दूसरे ममालिक में होता है कि उनको अपने राइट्स के बारे में आवाम को पता होता है, उनको अपने निज़ाम के बारे में बड़ी आगाही होती है। हमारे यहाँ शायद बहुत से लोग ये जानते भी नहीं है कि आइन ने पाकिस्तान है क्या, वो कैसे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। यही वजह है कि आवाम के लिए डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आदिल, अब आपके ख्याल में एक तो ये जो बात अभी अंबर से हो रही थी, इस पर भी कीजिएगा कि मोटिवेटेड है ये सारी बातें, हम देख रहे हैं हर रोज़ आके गिल साहब, फवाद साहब वही बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, वही बैरूनी साजिश है, जो ही मामलात हैं तो वो हक और बातिल के ऊपर डिबेट चली गई है, जो खान साहब खुद भी जिस तरह बात करते हैं। ये इसके ऊपर क्या किस तरफ जाना चाहिए हमें? और दूसरा भी आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी है अभी तक, आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? कोई इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई इख्तलाफात सामने आ रहे हैं? क्या वजह है, क्यों पहले से डिसाइडेड नहीं था? अगर ये बात ज़बान आम थी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, बाकी किस किस को क्या वजारत मिलनी है, तय क्यों नहीं था पहले से? अच्छा, ये पहला सवाल जो आपका, देखिए ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो फवाद चौधरी साहब या शहबाज गिल साहब का आप हवाला दे रही हैं। ये होता रहा है माजी में मुस्लिम लीग नून भी जो है वो अदालतों के फैसलों को नहीं मतलब मान तो लेते थे, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म करते थे जिससे वो सारा प्रोसेस जो है ना वो एक मलाइन होता दिखता था हमें। जीटी रोड की रैली भी निकाली मियां साहब ने, मुझे क्यों निकाला भी उन्होंने कहा। ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। एमक्यूएम भी बोलती रही है कि अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। पीपल्स पार्टी कहते रहे, पीपल्स पार्टी के बारे में तो खैर वो जुडिशल मर्डर तक की बातें हुई, जजेस ने खुद कहा। पीपल्स पार्टी कहती है हमें हमेशा इंसाफ नहीं मिलता, शरीफ फैमिली को मिल जाता है। इट मेक्स सेंस कि अगर आज पीटीआई चीख चिल्ला रही है, शोर शराबा डाल रहे हैं, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि खान साहब कितनी दफा अदालतों के एहतराम का दर्स दूसरी जमातों को देते रहे, कहते रहे कि यार ये क्या मतलब, अदालत अगर इनके हक में फैसला करे तो ये मान, चले उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, मेक सेंस, बट ये पॉलिटिकल लड़ाई है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ये कोई हक को बातिल का मार्का नहीं है मेरे नजदीक। हो सकता है मुझे अभी ये सुनने के बाद 2000 और पड़ेंगी इस बात पर, बट हमारा काम है लोगों को ये बताना, ये बताना कि ये पॉलिटिक्स है, सियासत में ये होता है, आप करें सियासत। जो मेरे लिए कोर कंसर्न है ना आपसा, वो ये है कि जो पोलराइजेशन, मसलन जुडिशरी पोलराइज्ड कर दी गई है, आप माने ना माने, सोसाइटी पोलराइज्ड हो चुकी है, मीडिया पोलराइज्ड हो चुका है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफ्ट डाल दी गई है। ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक है। क्यों हमारी सियासी जमातें ये बात नहीं समझती कि अपने शॉर्ट पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो मोमेंटम और पिच इतना हाई कर देते हैं कि जहां पर आप इंस्टीट्यूशंस को हिट करना, मैं कहता हूं जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है जरूर करें, ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस जरूर करें, लेकिन इस हद तक चले जाना कि जो लैंग्वेज फिर यूज हो रही है या होती रही है, आप देख लें, वो किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। अब आते हैं आपकी कैबिनेट वाली बात के ऊपर। देखें, मेरा ये ख्याल है ये डिसाइडेड होगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हाथी दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को कर रहे हैं जिससे ये लगे कि ये वेल थॉट आउट प्रोसेस है। एकदम से अगर जो है वो पोजीशन दे दी जाए ना, तो आपको याद होगा असेंबली में भी फसीम अख्तर साहब उस दिन चीख रहे थे कि पता नहीं शायद सीट्स नहीं मिली या क्या हुआ, तो उन्होंने काफी शोर शराबा किया। और जो छोटी पार्टीज और भी हैं, एमक्यूएम तो खैर एक बड़ी पार्टी है इस अलायंस के अंदर, लेकिन जो छोटी पार्टीज हैं उनको भी आपने उनके कंसर्न को भी एड्रेस करना है, आपने उनके इश्यूज को भी सुनना है और उन्हें भी अकोमोडेट और फैसिलिटेट करना है। इतनी बड़ी एक अलायंस है जिसके अंदर इतना आसान नहीं होगा कि आप अनाउंस करना शुरू हो जाएं, ये मेरा इंटीरियर मिनिस्टर है, ये मेरा फॉरेन मिनिस्टर है, ये मेरा जो है डिफेंस मिनिस्टर है। तो इसमें आप, मेरा ख्याल है वो एक ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत वेल थॉट आउट प्रोसेस है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया इस काम के लिए, इसको लेना है इस काम के लिए। मेरा ख्याल है कैबिनेट बन जाएगी, कैबिनेट का इतना इशू नहीं होगा जितना दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराने प्लेयर्स हैं सारे। इन्होंने इत्तेहाद शुरू करते कहा होगा कि ये मेरा हिस्सा होगा, हमारा हिस्सा होगा, ये तुम्हारा हिस्सा होगा। शहजाद, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप समझते हैं कि कोई मसाइल हैं अभी तक जो नाम सामने? इस पर आने से पहले जरा मैं उस इशू पर भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कल हमने वीडियोस देखी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की और उनके ट्वीट्स भी हमने देखे। 3 इशूज़ पर हमने देखा है कि दुनिया में इंसान जान ले भी सकता है, दे भी सकता है, मज़हब, कौम परस्ती और लसानियत। जब भी आप सियासत में इन तीनों चीज़ों पर कैंपेन करके इस हद तक तफरीक पैदा करेंगे कि एक शख्स दूसरे शख्स की जानी दुश्मन बन जाए, तो फिर वही हालात पैदा होंगे। अब अगर खान साहब बार बार कहते हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अगर उसी सांस में वो ये कहते हैं कि ये गद्दार वतन है, तो फिर जो नीचे आप मैसेज दे रहे हैं कि गद्दार वतन के साथ पुरअमन एहतजाज तो नहीं हो सकता। तो ये 2 बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप पुरअमन एहतजाज का भी कहते हैं, आप किसी को गद्दार भी डिक्लेयर करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो कुफर के फतवे हैं, गद्दारी के फतवे हैं, ये बंद हो जाने चाहिए, इस हद तक तफरीक ना हो। अच्छा सर, इसी में मैं एक और चीज़ ऐड की, अब ये आपने बात की, ये हो गई इनकी बात, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, काफ़ी दिन से इसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। मैं अब एक और बात मेरे जहन में आ गई, उसका भी आपसे कमेंट ले लेती हूँ। एक और बात जो पीटीआई और इमरान खान साहब खास तौर पर इस अपोजिशन को हिट करते थे, जिस चीज़ पे वो तजाद पॉइंट आउट करते थे, अवाम इस तरह उनसे कनेक्ट कर रहे थे कि वो आके कहेंगे ये बड़ी बारियाँ ले चुके और ये मौरूसी सियासत है। एक इन्होंने यही काम किया कि यहाँ शहबाज साहब आए, पंजाब में हमजा शहबाज साहब आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज नाजिम
झरोखियों का जो केस है उसके हवाले से भी खबर आ रही थी कि वो जो एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे वो कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया। उसमें MNA जो पीपल्स पार्टी के हैं उनका जो मरकजी जिनके ऊपर इल्ज़ाम था उनका नाम उस चलान से खारिज कर दिया गया है। तो ये जो बात करते हैं इमरान खान साहब हिट करते हैं अवाम के जिस सेंटिमेंट को और इनके ऊपर तनकीद करते हैं, क्या ये लोग मजीद उसमें ऐड नहीं करते, ये कोई कोशिश भी नहीं करते उसके ऊपर कोई काम? बिल्कुल आपने ठीक बात की और बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी जहाँ पे पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बात करती है लेकिन वफाक की सतह पे करती है। सिंध में हमें वो नज़र नहीं आता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिसाल आपने दी है क्योंकि आप ये देखिए कि जाम करीम को जिस तरीके से लाया गया वोट के लिए, ऐसा नहीं कि जब उसको दुबई से बुलाया गया छुप छुपा के उनको इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया और फिर कहा कि असेंबली में वोट दे दो। नहीं, उन्होंने जाहिर किया कि वो कितने ताकतवर हैं। बाकायदा प्रोटोकॉल में, सरकारी प्रोटोकॉल में एडवोकेट जनरल के दफ्तर में उनको जो है अजरक पहनाई जाती है, उनका वेलकम किया जाता है, सिंध हाउस में इंतजाम किया जाता है उनके लिए और फिर वो वोट डालते हैं। यानी कि बताया जा रहा है सिस्टम को कि हम सिस्टम है, हम ये कर सकते हैं। और किस बात पे? कि उनकी जो बेवा है उन्होंने उसको माफ कर दिया। 2 केसेस अभी रिसेंटली हमारे सामने, कंदील बलोच का जिसमें जब उसके भाई को रिहा किया तो रियासत ने कहा, स्टेट ने कहा कि हम इसमें पार्टी बनेंगे। इसी तरह उस्मान मिर्जा का जो ज्यादती केस इस्लामाबाद, उसमें भी स्टेट बना। लेकिन यहाँ पे महज सिर्फ इस बुनियाद पे कि बेवा ने किस दबाव में, आपको नहीं पता कि उसने ये स्टैंड दिया होगा कि मैं ठीक है माफ करती हूं, दबाव वाज़े भी था उनके वीडियो में, वाज़े दबाव था। तो वहां पे रियासत को ये करना चाहिए था। आप जब एक फाशिस्ट रजीम के खिलाफ कहते हैं कि हम काम करने जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कैंपेन चलाएंगे, उनको निकालेंगे हुकूमत से, तो वो फाशिज्म आप फिर वहां नहीं दिखा सकते। और उसी दौरान ये सब कुछ यहाँ पर शहजाद, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक काबीना वाली जो बात है, अगर आप ये बात मुकम्मल कर चुके हैं तो मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी। वापस आके तो फिर पूछेंगे उनकी नजर में ये काबीना की तश्कील आखिर हो क्यों नहीं पा रही है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। जिस तरह पहले बात हो रही थी, अब हम जरा शहजाद साहब को कमेंट शामिल कर लेते हैं। एक तो कैबिनेट के बारे में आप बताइएगा और मुमकिन तौर पे कोई इख्तिलाफ वैसे आ सकता है इसमें? देखिए, 2 चीज़ों पे मुझे लगता है ऑपोजिशन को बड़ा क्लियर होना चाहिए था। उस वक्त ऑपोजिशन थी, अब तो हुकूमत में आ गए कि हुकूमत हमने कब तक चलानी है और कैसे चलाएंगे, कैबिनेट क्या होगी। आपने सुना होगा फजल रहमान साहब बार बार कहते थे कि खजा जाए, बाहर आए या ना आए, ये हमारा मकसद नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता। जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं कि एक ऐसी हुकूमत को हम हटाने जा रहे हैं जो कि ना अहल है, जो कि कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और हम उसका एक ऑल्टरनेट है, तो फिर आपको प्लान देना है, ये कौम का हक है। लेकिन अभी तक कैबिनेट तो एक दूर की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप हुकूमत चलाना कितनी देर तक चाहते हैं। जितने भी बयान आप 2 दिन पहले जब ये चेंज हुआ हुकूमत में, उससे आप पहले उठा के देख लें। PMLN कहती थी 2 से 3 महीने में सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं और फिर हमने इंतखाबात की तरफ जाना है। अब 2 दिन से टोन बदल गई है। अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अब तो हमें लगता है कि अगर हम बजट देंगे तो फिर हमें असेंबलियों की मुद्दत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बजट पेश करेंगे तो बजट को इंप्लीमेंट भी करना है। फिर आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि 4 महीने में अधूरी कारकर्दगी पर PTI के प्लेट में रख के दे देंगे कि चलो अब आप हमारे खिलाफ बयानिया बनाओ कि हम भी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो अब वो असेंबली की मुद्दत पूरी करने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हम सिर्फ स्पीकर ले लें, चेयरमैन सेनेट ले लें, सदारत ले लें और कैबिनेट का हिस्सा ना बने। इसका मतलब जो भी इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, खारजा पॉलिसीज, मलबा सिर्फ नून लीग पे गिरेगा और छोटी जमातों पे गिरेगा, पीपल्स पार्टी पे नहीं गिरेगा अगर वो वफाक का हिस्सा नहीं बनते। तो मेरे ख्याल से बड़ी कंफ्यूजन है। ये पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था। ये था कि किस पार्टी को क्या सीट मिलनी है, क्या महकमा मिलना है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हुकूमत कब तक चलानी है। इसके बगैर क्लैरिटी नहीं आएगी। आप हर 2 महीने बाद सवाल ये कर रहे होंगे कि यार कब तक चलेगी हुकूमत। आपने IMF से मुज़ाकरात करने हैं, आपने दीगर मुज़ाकरात करने हैं, आपने शायद दूसरे डोनर से पैसे लेकर आने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इक़्तिदार में कब तक है। मेरे ख्याल से इस तरीके से मामला नहीं चल सकेंगे, मामला मजीद गैर यकीनी की तरफ जाएंगे। अंबर, ये जो बात है कि कुछ क्लैरिटी नहीं नजर आई। शहजाद भी कह रहे हैं, शायद खाकान साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। उससे कुछ दिन पहले तक हम सुन रहे थे बिलावल साहब कह रहे हैं हम फौरी रिफॉर्म्स करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि असेंबली मुद्दत अपनी पूरी करे। लेकिन इन दिस केस ऑल्सो, जिस तरह खान साहब बाहर निकल रहे हैं हर सैटरडे को नाइट को, वो कह रहे हैं कि अवाम बाहर निकले, वो एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, वही वाला जो इलेक्शन में जाने वाला होता है। इस पर वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर ये बजट पेश करेंगे। अगर मुश्किलात आती हैं, अगर फैसले ठीक नहीं होते, पब्लिक सेंटिमेंट इनके खिलाफ चला जाता है, तो इसका नुकसान इनको इलेक्शन में हो सकता है। या आप समझती हैं कि इस पे क्लैरिटी होने की ज़रूरत थी और वो नज़र आ रही है क्या आपको? जी, मैं कहूँगी कि जाहिर है जो अपोजिशन जमातों का नो कॉन्फिडेंस मूव से पहले जो उनका ख्याल था कि वो जल्दी इलेक्शंस करा देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा और किसी को ज़्यादा देर तक ये जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का बोझ है वो उठाना नहीं पड़ेगा, वो बदल गया। और वो इसलिए बदल गया क्योंकि कुछ वजूहात तो शहजाद साहब ने बयान किए थे कि बजट, फिर उस पर अमल दरामद, आगे कुछ तो दिखाना होगा, काम कराना होगा, जाहिर करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक और इसकी वजह ये भी है कि अगर खान साहब हफ्ते के हफ्ते एहतजाज कर रहे हैं
एक सवाल ये भी पैदा है वो कितनी देर तक मोमेंटम बरकरार रख सकते हैं, 126 दिन, 6 महीने, साल। ये भी आपको याद होना चाहिए कि इससे कबल जो 126 दिन का धरना था उसमें ताहिरुल कादरी भी उनके साथ शामिल थे। जब उनके लोग चले गए, मुझे अभी तक याद है अक्टूबर में, तो कितना खाली हो गया था वो वाली और ज़ाहिर है वक्त जैसे जैसे गुजरता है लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, काम करते हैं, उस तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, शरीक नहीं हो सकते। फिर इसके अलावा आपको ये भी याद है कि किस तरह से ये भी बात की जाती है कि जो इस तरह की रैलीज होती हैं, एहतजाज होते हैं, उसमें आपको ज़ाहिर है पैसा भी लगता है, कोई इतना आसान काम तो नहीं होता। लोग जज्बे में तो आ जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी कुछ अरेंजमेंट्स इंतज़ाम करना होता है, जिसके लिए आपको ऐसे जो आपके लीडर्स होते हैं अपनी पार्टी के, जिनके पास पैसा होता है वो पैसा लगाते हैं। उनमें से जहांगीर तरीन भी थे, अलीम खान भी थे, वो चले गए। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो बेट कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये इस एक तो ज़ाहिर है एक गवर्नेंस की वजह से या बजट की वजह से, और फिर इमरान खान को किस तरह से उन्होंने डील करना है, टैकल करना है, उसकी वजह से अब ताख़ीर नज़र आ रही है। अब हम नहीं कह सकते ये आगे कितना ये फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा, ये चीज़ें तो ज़ाहिर है जो एक क्लीशे है कि देखनी पड़ेंगी वक्त के साथ। जी अच्छा आदिल, अब आपके ख्याल में अंबर बात कर रही है, ये हर हफ्ते बाहर निकलने वाला आइडिया कैसा है, या ये टू अर्ली है? ये मोमेंटम इलेक्शन तक अगर मामला जाए या देर हो जाए, उनका तो चले फोकस इस पे है कि हम फौरी इंतखाबात कराना चाह रहे हैं। अब खान साहब बाहर निकले, सड़कों पे आवाम को निकालें, दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन को इस तरीके से भी फिल किया जा सकता है अगर ये लोग इनके इस्तीफे सामने हैं कि वो 20-30 MNA जो एक तो खफा जो नाराज़ हुए थे खान साहब से, और फिर GDA भी है, वो एक अपोजिशन बन जाए, और जो इस वक्त हुकूमत है वो अपनी मर्जी का हुकूमती इत्तेहाद, वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करते रहें। खान साहब को सूट करता है हर हफ्ते बाहर निकालना आवाम को इस वक्त? देखें, इसमें माजी अगर हम देखें तो खान साहब जो है ना, उनका बड़ी एनर्जी है उनके अंदर, वो जितनी अच्छी ऑपोजिशन कर सकते हैं, काश वो उतनी अच्छी गवर्नेंस भी कर पाते, जो कि हम सब का ये ख्याल था कि एक थर्ड फोर्स के आने से पाकिस्तान के अंदर जो है कंपटीशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा और यहाँ पर गवर्नेंस का एक नया मॉडल आएगा और चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जितनी अच्छी वो अपोजिशन करते हैं, अगर उतनी अच्छी गवर्नमेंट करते तो आज एक तो ये दिन देखने को ना मिलते। अब आ जाते हैं उनकी अपोजिशन की तरफ। यस, वो जाएंगे। अब खान साहब के पास सिवाय जलसे करने के आप मुझे बताएं काम है क्या? और वो हर साल आपको पता है कि हुकूमत में रहते हुए भी कोई ना कोई नया टास्क ढूंढ लेते थे। जब कश्मीर कॉज की बारी आई, जब आर्टिकल 35A 370 वाला इशू आया, खान साहब ने हर जुम्मे के जुम्मे जो है वो लोग सड़कों पे निकाला, हालांकि वो गवर्नमेंट में थे। इसी तरीके से जब ऑपोजिशन गेयर अप हुई, उन्होंने जलसे किए, खान साहब ने कहा मैं इसके बदले में जलसे करूंगा, उन्होंने जलसे फिर भी हुकूमत में रहते हुए जलसे करना शुरू कर दिए। खान साहब इससे पहले भी कैंपेन चलाने में उनका कोई मुकाबला है, लेकिन जो असल सवाल है वो कैंपेन चलाना नहीं है। मैं बात कह रहा हूँ प्रोग्राम के आगाज से कि असल चैलेंज है कि आपने अगले इलेक्शन में जाना कैसे। अगर आप अगले इलेक्शन में समझते हैं कि आप इस्तीफे दें, यानी आप मैदान खाली छोड़कर जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। उसकी रीजन ये है कि बाई इलेक्शन होंगे और ये गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि प्रोलॉन्ग करे अपने इस टेन्योर को और एंड तक जाए ताकि थकाया जाए। सेकेंडली, अगर एक फील आ गई इलेक्शन पहले के गवर्नमेंट जो है कोई और बन रही है, तो पीटीआई भी टूट सकती है। जिस तरह MLN टूटने की बातें होती थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी टूटने की बातें होती हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनते रहे, किंग्स पार्टीज बनती रही, पेट्रियट बनते रहे। आदिल वक्त जी जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया आदिल, लेकिन आपका बिल्कुल पॉइंट जी बड़ा अहम पॉइंट है और पॉइंट एस्टैब्लिश कि उनको और ऊपर इस वक्त गौर करने की जरूरत है। मैं सिर्फ जलसों तक रहने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल अब्बासी, अंबर शमसी और शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कुछ नई डेवलपमेंट्स और उनके ऊपर हम इसी तरह से बात करेंगे और तज्जिया भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।